हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो कॉलेज जाना स्टार्ट हो गया होगा आपका, ठीक। तो आप बॉटनी के सीरीज में हम लोगों ने इसके पहले आपने पैलोजेनेटिक को क्लासिफिकेशन सिस्टम डील किया था। उसमें हमने बेंथम एंड हुकर की बात किया था कि आखिरकार बेंथम एंड हुकर क्या क्लासिफिकेशन दिखाते हैं और अपने सिस्टम्स में प्लांट्स को इन्होंने किस टाइप से डिवाइड किया है उसके बारे में देखेंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म पे सभी ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप आइए और हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल अपने ऐप के ऊपर। इसके बारे में हम अगले कुछ पार्ट्स में आपको डिटेल कर देंगे कि कैसे हमारे क्लासेस आपके लिए रन होते हैं, ठीक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है मेरा ऑनलाइन ऐप, ठीक। इस ऐप की सहायता से जहां आप स्टडी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट को आप बोलिए कि आप अधिक से अधिक हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे जाके आपके कुछ फ्री क्लासेस एंड बाकी जो पेड कोर्सेस प्रीमियम क्लासेस हैं हमारे नोट्स के, हम इतना अफोर्डेबल कोर्स दे रहे हैं आपको कि आप यदि बुक खरीदने जाते हैं तो बुक के आधे प्राइस में बुक का सारा मटेरियल एंड आपके लिए पूरा कंप्लीट लेक्चर क्लास हम लोगों ने डिजाइन करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम पे जो आज हमको देखने हैं। बात करें बेंथम एंड हुकर सिस्टम्स की तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉटनी के सेक्शंस में ये ऐसा क्वेश्चंस हैं कि हर बार पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आज का क्लास 10 नंबर के लिए आपके लिए, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर और कहीं पे आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आप अपने आप को स्थिर रखिएगा, मेरे साथ नोट्स को डिजाइन कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम के लिए, ताकि आप अब जो पेपर होंगे सारे, अब पेपर सिलेबस चेंज होंगे तो सिलेबस चेंज होगा तो आने वाले दिनों में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप अपने आप को स्टेबल करें इंग्लिश मीडियम के थ्रू जाने के लिए, मतलब इंग्लिश मीडियम के साथ आप ढल जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपकी कठिनाइयाँ और बढ़ने लगेंगी। हम सभी को यही राय देंगे कि आप इंग्लिश मीडियम में बढ़ जाइए ताकि आपको फ़ायदा हो सके अपने आप को जानने के लिए। और हिंदी मीडियम के आगे चल के ना कोई बुक मिलती है, ना ही हम स्टडी मटेरियल को जुटा पाते, तो बड़ा दुविधा होता है। और सुविधा के लिए अभी से हमें यदि काम करना स्टार्ट कर दे तो हमको काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बेंथम एंड हुकर की बात करते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, क्या, गॉर्ग बेंथम, ठीक। इनका जो जन्म हुआ था वो 1800 में हुआ था। 1884 में इन्होंने स्वर्गवास ले लिया, ठीक। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिएगा कि आप 1800 से 1884 के बीच बेंथम एंड हमारे पास जो जोसेफ और डॉल्टन हुकर थे, ठीक, ये कब आए थे? 1817 से 1911, मतलब लगभग दोनों लोगों ने 84-85 साल की ज़िंदगी जिए हैं भाई साहब, ठीक। और इन्होंने, ये दोनों के दोनों कहाँ के थे? ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। तो याद रखना भाई कि हमारे पास बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जब हमको पढ़ना होता है तो उसमें हमको ये चीज़ ध्यान देना होगा, जो बेंथम थे और जो हुकर थे दोनों ब्रिटिश अब क्या थे? बॉटनिस्ट थे। इस चीज़ को ध्यान देना। और इन्होंने अपने आप को कहाँ पे देखा? विथ रॉयल, कहाँ पे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन एक था। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रॉयल बॉटनिक गार्डन जो था, ठीक, ये इंग्लैंड में पाया जाता था। और ये जो दोनों लोगों ने मिलके ज्वाइंट होके, ठीक, इन्होंने क्या किया? फोकस किया किस पे? यहाँ पे प्लांट, जो हमारा जेनेरा प्लांटेरम था, तो जेनेरा प्लांटेरम पे अपना फोकस किया और उन्होंने आउटस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे सामने प्रेजेंट किया। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे वैज्ञानिक तो इनको नहीं बोल सकते, वैसे बॉटनिस्ट बोला गया है कि इन्होंने बॉटनी के एरिया में काफ़ी स्टडी किया था। और ये दोनों कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे। और ये ब्रिटेन के होने के साथ साथ इन्होंने रॉयल, यहाँ बोल रहे ना, रॉयल बॉटनिक गार्डन के साथ साथ जो काउ किया है, ठीक, क्यों में इंग्लैंड में था, तो इन्होंने ज्वाइंट्स फोकस किया, दोनों लोगों ने मिलके फोकस किया एक काम पे, एक पुस्तक पे काम किया। जो हमारे साथ ये हमारा जेनेरा प्लांटेरम आपको दिखाई दे रही है, ये पुस्तक काफ़ी महंगी आती है, हम लोगों को अफोर्डेबल नहीं है। लगभग इस समय इसकी 50,000 से ऊपर का क्या है? प्राइस रेंज है। तो हम लोग इसको तो खरीद नहीं सकते, बट इसको तो दर्शन तो कर ही सकते हैं कि जेनेरा प्लांटेरम जो आपके लिए कब आया, यहाँ से इन्होंने क्या किया?
लगभग यहाँ पे 20 सालों का समय लिया। क्या लिया? 20 सालों का समय लिया। 1862 से 1883 ईस्वी तक इसका पूरा एडिशन कंप्लीट हो गया था। और ये ऐसे इस बुक में ऐसे सिस्टम दिखाए गए थे, ऐसा प्रेजेंटेशन था जो अब तक काफ़ी बेहतर साबित हो चुका है कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन एक बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में गिना जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बारे में ध्यान देना, कभी भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे MCQ के लिए पूछा जाएगा यदि आप आगे चल के MSc के लिए काम करते हैं तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, क्या बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में जो पुस्तक यानी जो बुक इस्तेमाल की गई थी वो कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये जेनरा प्लांटेरम था। कौन कौन साइंटिस्ट थे और कहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया था? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि इन्होंने कहाँ पर रिसर्च किया था भैया। तो इन्होंने इंग्लैंड में रिसर्च किया था और जहाँ पे ये लोग रिसर्च कर रहे थे वो रॉयल बॉटनिक गार्डन था। ओके, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। ठीक, अगले पार्ट पे देखें तो इन्होंने देखा जाता है कि जो ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ध्यान देना कि इन्होंने देखा गया कि दिस वाज द ग्रेटेस्ट टेक्सोनॉमिक वर्क, यानी जो टेक्सोनॉमिक वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। और इन्होंने क्या किया? प्रोड्यूस किया, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम और बाकी लोगों को इंस्पायर किया और वहाँ के जनरेशन को और उनसे रिलेटेड जितने भी बॉटनिस्ट थे उनको उन्होंने इंस्पायर किया और वहाँ के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशंस के रूप में इन्होंने आगे तक काम किया। मतलब कुल मिला जुला के ये देखा जाए कि इनके जो वर्क था, बेंथम एंड हुकर का जो वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था और यूनाइटेड किंगडम के जितने भी बॉटनिस्ट थे वो इनसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए और उन्होंने आगे चल के इस बॉटनी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अब देखा जाता है कि इनकी जो जेनरा प्लांटेरम है इसकी 3 वैल्यू, क्या 3 वैल्यूम अब तक पब्लिश की गई है? क्या 3 वैल्यूम अब तक पब्लिश की गई है अलग अलग कंट्री के बेसिस पे। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, अलग अलग कंट्री के बेसिस पे डिजाइन किया गया है और इस पूरे जेनरा प्लांटेरम में ढेर सारे जेनरा, ठीक, क्या बोला है? ऑल जेनरा ऑफ सीड प्लांट्स, जितने भी सीड प्लांट्स हैं उनके जेनरा को सही तरीके से यहाँ पे टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बताया गया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। मतलब जेनरा प्लांटेरम की अलग अलग वैल्यूम आई, अलग अलग वैल्यूम में जितने भी सीड प्लांट्स थे उनके जितने भी जेनरा थे उनको वहाँ पे रिकमेंडेड किया गया, उनको लिस्ट आउट किया गया। लिस्ट आउट करने के बाद हम लोगों ने सही तरीके से सारे के सारे सीड प्लांट्स के जेनरा को अरेंज किया, वो भी किसमें? क्लासिफिकेशन कैटेगरी के सिस्टम के बेसिस पे। ठीक, और ध्यान देना ये बोलता क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनरा प्लांटेरम, ठीक, जो जेनरा प्लांटेरम का फर्स्ट पार्ट था वो जुलाई 1862 में आया था और जो लास्ट पार्ट था वो कब आया था? वो अप्रैल 1883 में आया था। तो ध्यान देना ये भी कभी कभी पूछता है। तो MCQ के लिए जो MSc वाले स्टूडेंट्स होंगे, बॉटनी से कर रहे होंगे, जो BSc से कर रहे होंगे, दोनों के लिए आपके लिए यदि आप BSc कर रहे हो तो MSc के लिए आपको MCQ पूछा जा सकता है और आगे यदि आप MSc कर रहे हैं, ठीक, तो MSc वालों के लिए यहाँ पे ध्यान देना, MSc वालों के लिए जो MCQ होता है, क्या MSc वालों के लिए कह सकते हो MCQ क्यों होगा? वो यदि आप नेट की तैयारी करते हो, CSR नेट की तैयारी करते हो तो आपसे ऐसे क्वेश्चन 20 से उठाए जा सकते हैं। ठीक, कि बताओ भैया जो जेनरा प्लांटेरम है, जेनरा प्लांटेरम की पहली एडिशन कब आई थी? वो आई थी जुलाई 1862 में, मतलब 1862 में। अब जो उसकी लास्ट एडिशन है वो कब आई थी? लास्ट पार्ट उसका आया था अप्रैल 1883 यानी 1883 में आया था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखा जाता है कि ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट रेट डिस्क्रिप्शन, यानी ये पूरा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में जितने भी फैमिली थे, कितने भी क्या थे? सीड प्लांट्स की बात कर रहा है। जितने भी सीड प्लांट्स से उस समय जितने भी सीड प्लांट्स की गणना हो चुकी थी या फिर हम लोग जितने भी सीड प्लांट्स को जानते थे, उन सीड प्लांट्स के जितने भी जेनरा फैमिली और जेनरा थे, सारे लोगों का पहली बार पूरा डिस्क्रिप्शन आया था, सबके बारे में पूरा डिटेल आया था।
इस जेनेरा प्लांटेरम के अंदर। तो अगर भी आपसे पूछे कि भैया जेनेरा प्लांटेरम किस बेसिस पर बनाया गया है, तो आप बता दीजिएगा कि वहां से जितने भी सीड प्लांट्स पाए जाते थे, क्या जितने भी सीड प्लांट्स पाए जाते थे, उनकी फैमिली और जेनेरा के जितने भी कैरेक्टर्स थे और एग्जाम्पल थे, उनके बेसिस पे हम लोगों ने सही तरीके से फर्स्ट टाइम पूरा डिस्क्रिप्शन करके जेनेरा प्लांटेरम के अंदर भर दिए थे। ओके, ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगले पार्ट में बोलता है टेबल। यहाँ पे एक टेबल आपको दिया जा रहा है जो समरी है, ठीक, नंबर ऑफ फैमिली, जेनेरा और स्पीशीज के। उस समय उस पुस्तक में यानी जेनेरा प्लांटेरम के बुक में जो हमको पूरा डिटेल देखने के लिए मिलता है, वो डिटेल आपके सामने है। ठीक, काफ़ी मेहनत लगा इसको निकाल के लाने में। तो यहाँ से ध्यान देना, ये किसके सिम्टम्स हैं? स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किसके हैं? स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पूरे हैं, जो पब्लिकेशन, जितने भी पब्लिकेशन ऑफ जेनेरा प्लांटेरम के बेसिस पे बताया गया था उस टाइम पे। ठीक, तो ये ध्यान देना क्या बेटा, ये हमारा जोन है, क्या है ये जोन है, ये ऑर्डर हो जाएगा, ये जेनेरा हो गया, ये स्पीशीज हो गया। बात करें यहाँ पे पॉलीपेटली की, तो यहाँ पे 82, ठीक, क्या ऑर्डर मिल जाएंगे, यहाँ पे 2610 जेनेरा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 31,874, यानी यहाँ पे 31,874 स्पीशीज उस समय पाए गए थे। ठीक, कब? जब जेनेरा प्लांटेरम का लास्ट एडिशन आया था तब। ठीक, उसके बाद गैमोपेटली की बात करें तो यहाँ पे आपको केंद्र मिलेगा 45 मिल जाएगा। क्या ऑर्डर और जेनेरा हमारे पास सेम जेनेरा, लगभग थोड़ा सा अंतर है, यानी 2619 यहाँ पे क्या मिल जाएगा जेनेरा, और यहाँ पे 34,500, यहाँ पे 56 आपको स्पीशीज देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज जो था वो आपको इसी गैमोपेटली के अंदर देखने के लिए मिलता था। अब उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? मोनोकाइमलिडी की बात करें तो यहाँ पे आपको 36 ऑर्डर, और यहाँ पे 801 जेनेरा, और यहाँ पे 11,784 स्पीशीज देखने के लिए मिलता था। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म काफ़ी छोटा था, 3 ऑर्डर मिलते थे, अब तो 4 हो गए हैं। क्या? अब तो 4 हो गया, पहले 3 ही था। तो 3 ऑर्डर वहाँ पे मिलता था उस समय, और वो उस समय हमको 44 जेनेरा मिल गया था, और स्पीशीज यहाँ पे 415, कितना? 15 यहाँ पे हमको स्पीशीज देखने के लिए मिलता था। अब बात करते हैं मोनोकोटिलिडन्स की। तो मोनोकोटिलिडन्स का स्पेशली कोटिलिडन्स की क्या बात कर रहा है कि 34 ऑर्डर, और यहाँ पे जेनेरा आपको क्या मिल जाएगा 1495 जेनेरा के साथ साथ यहाँ पे 18,576 हमको मिल जाता था स्पीशीज। तो ये चीज ध्यान देना, सबसे लार्जेस्ट कौन सा? गैमोपेटली था, और सबसे जो लोएस्ट था वो हमारा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म था। तो ये ऑर्डर उस बुक का है जब ये पब्लिश हुआ था। इसमें आज के समय काफी बदलाव देखने के लिए मिल गया है। ठीक, ये पॉइंट आप नोटेट कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले फॉर्म में। अगले फॉर्म में चले तो आपके पास ये पूरा एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। क्या आपके पास ये पूरा टेबल दिखाई दे रहा होगा? शायद हम आपको थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक कर दिया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ पे प्लांट किंगडम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्लांट किंगडम आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब प्लांट किंगडम को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया था। किसको? प्लांट किंगडम को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया था। एक था क्रिप्टोगैमिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्रिप्टोगैमिया दिख रहा था, और दूसरी तरफ हमारा फेनरोगैमिया था। तो एक चीज तो ध्यान देना यहाँ से कि बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे प्लांट किंगडम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा क्रिप्टोगैमिया, दूसरा था यहाँ पे फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया का मतलब होता था क्या? यहाँ पे हमारे पास स्पेशली नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हमारे फेनरोगैमिया का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। अब हम यहाँ पे क्रिप्टोगैमिया को नहीं पढ़ते हैं। क्या? क्रिप्टोगैमिया को नहीं पढ़ते हैं। हम बात करते हैं फेनरोगैमिया यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स को डिटेल किया जाता है तो हमको यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स मिलता था, उसके बाद जिम्नोस्पर्म मिलते थे, और मोनोकोटिलिडन्स मिलता था। और मोनोकोटिलिडन्स जो था उसके अंदर एक कोटिलिडन इन द सीड, यानी जो सीड होगा उसमें एक भाग होता था। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या था? यहाँ पे सीड नॉट इंक्लूड इन फूड,
जहां हमारे जितने भी फ्रूट होंगे, फ्रूट में कोई भी, ध्यान देना, फ्रूट में कोई भी सीड इंक्लूड नहीं होता था। उसके बाद हमारा दूसरा था डाइकोटिलेडॉन्स। डाइकोटिलेडॉन्स में टू पार्ट हुआ करते थे सीड के क्या थे, 2 पार्ट थे, 2 पट पाए जाते थे। और यहां पे बात करते थे, इसके कोई क्लासेस नहीं थे, सारे के सारे सीरीज थे, लेकिन हमारा जो डाइकोटिलेडॉन्स था उसकी सीरीज यानी सब क्लासेस मिल जाते थे। यहां पे बात करते हैं पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लाइमेडी, हमारे पास क्या था, ये इनके सब क्लासेस थे। क्या थे, सब क्लासेस थे। यदि बात करते हैं सीरीज की, तो आपको यहां पे सीरीज पॉलीपेटली की सीरीज दिख रही होगी, 3 सीरीज था, A B C, ठीक। उसके बाद गैमोपेटली की भी 3 सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ मोनोक्लाइमेडी की भी यहाँ पे 7 सीरीज दिखाई देगा, कितना, 7 सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये 7 सीरीज यहाँ पे मिल जाएंगे। अब उसके बाद जो हमारा मोनोकोटिलिडॉन्स था, मोनोकोटिलिडॉन्स में हमको क्या मिलता है, या कोटिलिडन में क्या मिलता है, ठीक, हमको यहाँ पे 5 अच्छे कह सकते हो, क्या यहाँ पे भी 7 हमको 7 मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सीरीज यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सबके फैमिली के नंबर यहाँ पे लग चुका है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके फैमिली रख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग डिटेल इसी पार्ट में यानी इसी वीडियो में हम इसके डिटेल करने वाले हैं, ताकि आप सही तरीके से क्लियर कर सके कि क्या कहता है हमारा बेंथम एंड हुकर का पूरा। फिगर भी अच्छा वाला है। चलते हैं, डील करते हैं अगले टॉपिक पे। पहले हम मैकेनिज्म्स को समझ लेते हैं आगे, ठीक। आप स्क्रीनशॉट तो कर ही चुके होंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, हम बात करें बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो हमने बताया क्या, ये बेस्ड था। ये पूछता है कभी कभी कि बताओ भैया कि जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड था। तो आप बेस्ट की बात करना, तो उसका जो बेस्ट था वो कैंडले यानी डी कैंडले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसी पे ये पूरा बनाया गया था। यानी डी कैंडले के क्लासिफिकेशन सिस्टम को रीअरेंज करके ही इसको बनाने की कोशिश किया गया था। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इन द पॉलीपेटलस, यानी पॉलीपेटलस के अंदर हम यदि डील करते हैं तो इसके अंदर इंक्लूडेड इन सीरीज जो हमारा स्पेशल डिस्की फ्लोरी की बात करता था, विटामिन, उसके बाद किसको थैमली फ्लोरी की बात करता था, और द कैल्सी फ्लोरी की बात करता था। ये पूरा कहीं ना कहीं डी कैंडले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में बता दिया गया था, और बताया गया था कि डी कैंडले इंक्लूड जिम्नोस्पर्म टेक्सा इन द यहाँ पे डाइकोटिलेडॉन, यानी जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडॉन्स की पूरी टेक्सोनोमिक कंडीशंस डी कैंडले के पूरे सिस्टम में था। और बेंथम एंड हुकर कंसीडर्ड देम यहाँ पे सेपरेट ग्रुप, यानी बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि इन दोनों को यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडॉन्स को सेपरेट ग्रुप में डिजाइन कर दिया, लेकिन डी कैंडले ने क्या किया था, एक ही ग्रुप में रखे रहे थे। तो याद रखना कि डी कैंडले ने जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडॉन्स को एक ही टेक्साम के अंदर रखा गया था, लेकिन यहाँ पे बेंथम एंड हुकर की बात कर रहा है कि बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, कंसीडर्ड देम एज सेपरेट ग्रुप में कर दिया। विटामिन द कोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स में, किसमें, कोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स में इन्होंने डिजाइन कर दिया इसको। ये चीज आप याद रखना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो बोलता है ये जो सिस्टम है वो आज तक, यानी जो सिस्टम है पूरी वाइडली यहाँ पे हमको रिसीव किया गया है। क्या वाइडली मतलब वर्ल्ड वाइड इसको रिसीव किया गया है, कोई भी चिंता इसकी नहीं है। ब्रिटेन के साथ साथ पूरे कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, ठीक, क्या कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहाँ यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिका, इट डट नॉट हेल्प मैच ग्राउंड वेयर यहाँ पे जितने भी एंग्लियन सिस्टम थे, क्या एंग्लियन की सिस्टम की बात करें हैं तो एंग्लियन सिस्टम हैज बीन प्रूफेड, यानी ये देखा जाता है कि जो ये सिस्टम है ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड रिसीव किया गया था, और इसे पूरे कॉमनवेल्थ कंट्री जितने थे उन्होंने इसको रिसीव किया, और आज तक इसको रिसीव किया जा रहा है। हाँ, लेकिन आने वाले समय में मतलब धीरे धीरे इनमें बदलाव होता गया है, यानी कह सकते हो आज के नेचर के हिसाब से यदि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को सिस्टम को देखा जाता है तो यहाँ पे कम से कम हम कह सकते हैं कि 4 से 5% त्रुटि मिलता है, क्योंकि इस नंबर ऑफ स्पीसीज अब इंक्रीज किए हैं। क्या नंबर ऑफ स्पीसीज अब इंक्रीज किए हैं, तो ऐसे टाइप्स आपको हर समय कमजोर देखने के लिए मिलेगा। ये लाइन आपको याद रहे, ओके, ठीक।
अब बढ़ते हम लोग आगे, अगले पार्ट को डील करते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे छोटे छोटे और पॉइंट्स, यानी बेंथम एंड हुकर की बात करते हैं कि बेंथम एंड हुकर का पूरा जो डिवाइडेड द सीड प्लांट्स, यानी बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया किसको, सीड प्लांट, जितने भी सीड प्लांट्स उनको डिवाइड कर दिया कहाँ पे, डाइकोटिलेडॉन्स में डिवाइड किया, डाइकाट एंड दूसरा उनका मोनोकाट। तो याद रखना इसके पहले बेंथम एंड हुकर के पहले हमारे पास क्या होते थे, हमारे डी कैंडले साहब थे। तो डी कैंडले ने सीड प्लांट्स को एक ही में रखा था, यानी मोनोकाट और डाइकाट को एक ही में रखा था, लेकिन जैसे ही बेंथम एंड हुकर आए वैसे ही मोनोकाट और डाइकाट को उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये लाइन आप याद रखना, ठीक। अब इसके बाद हमारे बोलता क्या है, जितने भी कैटेगरी थे, यानी जितने भी और ट्रीटमेंट के तरीके थे, अरेंजमेंट था, ठीक, उन अरेंजमेंट को यहाँ पे कह सकते हो जितने भी डिसअरेंजमेंट थे, डिसअरेंजमेंट को सही तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश किया गया था। और बताया गया कि जितने भी हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, क्या, जितने भी हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और वो विलुप्त हो चुके हैं, और उनसे हमारा जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो पूरा प्लेसमेंट बिटवीन द डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स, यानी यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन जो हमारा एंजियोस्पर्म था उसको रिप्लेस कर दिया गया, प्लेसमेंट दिया गया बिटवीन द डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स। इन पूरे किस बेसिस पे, हम करेंट आज की बात करते हैं, आज के बेसिस पे ही आज भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स में डिवाइड करके रखे हैं, ठीक। इसको यहाँ से लिखिएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे कि पोजीशन, आखिर जो आज का पोजीशंस हैं, किसका आज का जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एपोकार्पी की बात करते हैं, एपोकार्पी एमंग मोनोकोटिलेडॉन्स इनकरेक्ट, ठीक, यानी मोनो जो हमारा एपोकार्पी है, क्या है, एपोकार्पी है, उनके जो पोजीशंस हैं मोनोकोटिलेडॉन्स में वो इनकरेक्ट है, मतलब कैसा है, वो सही नहीं है। एंड दे और शुड वी बीन प्लेस्ड मोनोकोटिलेडॉन्स, यानी आज यदि हम देखें तो एपी और कार्पी की हम लोग मोनोकोटिलेडॉन्स में रखे हैं, लेकिन उसको एपिकार्पी से एपिकार्पी को, ठीक, या एपोकार्पी जो हमारा था, तो एपिकार्पी को हम लोग इसको यहाँ से निकाल ही दे तो बेहतर है। तो आप कह सकते हो कि एपोकार्पी को हम लोग मोनोकोटिलेडॉन्स से निकाल कर अलग किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक। ये एक अपवाद यानी एक्सेप्शन के फॉर्म में इसको गिना जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइकोटिलेडॉन। डाइकोटिलेडॉन की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट्स आता है कि आखिरकार भैया कैसा होता है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे बात फर्स्ट पे नंबर फर्स्ट आपके पास दिखाई दे रहा है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली का मतलब होता है यहाँ पे ढेर सारे जो पेटल्स होंगे वो पॉली के फॉर्म में होंगे, यानी एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक यहाँ पे पेटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉलीपेटली के नाम देते हैं। उसके बाद इसमें सीरीज फर्स्ट आता है, आपको ढेर सारे सीरीज दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, थैलो और थैलमी फ्लोरी की बात कर रहा है। थैलमी फ्लोरी यहाँ पे पेटल्स स्टेमन जो होंगे, क्या, पेटल्स एंड स्टेमन, पेटल पाया जाता है, स्टेमन जो होगा वो हाइपोगाइमस होगा, क्या होगा, हाइपोगाइमस होता है। और इंक्लूड द यहाँ पे फॉलोइंग 6 ऑर्डर्स, यानी कि 6 ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपके 6 ऑर्डर है, ठीक, सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 6 के 6 जो ऑर्डर हैं, क्या, 6 के 6 जो ऑर्डर हैं उनके यहाँ पे फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक, आप इसको बना भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और डेस्की फ्लोरी की बात करते हैं तो डेस्की फ्लोरी में देखने को मिलता है कि यहाँ भी पेटल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलिस फॉर्म में होगा, और जो स्टेमन होगा वो हाइपोगाइमस होगा। एंड हाइपोगाइमस के साथ यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, नेक्ट्रीफेरस बोलते हैं, क्या, नेक्ट्रीफेरस, और डिस्क मिलेगा सराउंडेड इन बेस, यानी नीचे की ओर एक डिस्क मिलेगा, एक छोटा इसको बोलते हैं जैसे सुगंधित, क्या, सुगंधित ग्लैंड जैसा होता है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्ट्रीफेरस डिस्क बोलते हैं। कहाँ पे होगा, बेस साइड्स में, जैसे ये बेस साइड्स होगा तो इसमें पाया जाएगा, ठीक। और बोलता है बेस ऑफ द ओवरी, यानी यहाँ ओवरी होगा उसके बेस में, जैसे ध्यान देना, जैसे ये मेरा स्पेशली एक को कह रहा है कि ये हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये स्पेशली इसका ओवरी पार्ट होगा, क्या होगा, ये हमारा ओवरी पार्ट होगा।
अब इसका जो यहाँ पे जो डिस्क पाया जाएगा क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्क पाया जाएगा इसी डिस्क पे हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा क्या, नेक्टिफोरस, क्या नेक्टिफोरस और डिस्क मिल जाएगा। और यहाँ इस डिस्क का क्या कहता है, कहते हैं जितने भी सुगंधित क्या मधुमेह यानी सुगंधित महक निकलता है ना, वो इसी पार्ट से देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें जो ऑर्डर आपको 4 ऑर्डर दिखाई देंगे, क्या मिलेंगे, 4 ऑर्डर आपको दिखाने के लिए मिल जाएंगे और चारों डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। जो आप संतरा देखे हैं वो भी इसी में आता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगला। यहाँ पे हमारे पास क्या बोलेगा, कैल्सी, क्या बोलता है, कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में यहाँ भी पॉलीपेटलस फॉर्म में होगा, क्या होगा, पॉलीपेटलस फॉर्म में होगा, लेकिन जो स्टेमेन होगा वो कैसा होगा, वो पेरीगाइमस होगा। कैसा होगा, पेरीगाइनस के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। और कभी कभी समटाइम कभी कभी वो एपीगाइनस भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये पेरीगाइनस, इसके पहले क्या था, देखो यहाँ पे ये हाइपो के फॉर्म में, इसके पहले दोनों हाइपो थे, लेकिन यहाँ पे ये पेरीगाइनस है एंड समटाइम कभी कभी वो एपीगाइनस के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे 5 ऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं, कितने, 5 ऑर्डर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, जो नागफनी होता है वो भी इसी ऑर्डर में यानी इसी ऑर्डर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, तो आप इसको यहाँ से पुटअप कर लीजिएगा। अब उसके बाद गैमोपेटलस की बात करते हैं। ठीक, किसके, यहाँ पे गैमोपेटलस की बात करते हैं तो एक यहाँ पे पेटस देखने को मिलेगा। इनफ्लेरी जो है, क्या इनफ्लेरी जो है, यहाँ पे ओवरी जो होगा इंफीरियर होगा, इसलिए इनफ्लेरी की बात कर रहा है। ठीक, इंक्लूड यहाँ पे 3 ऑर्डर मिलेंगे। ठीक, रुबेली मिल जाएगी एंड यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, कम पेनिस्ट मिल जाएंगे एंड एस्ट्रोलिस्ट मिल जाएंगे। तो ये तीनों आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। हेट्रोमेराई की बात कर रहा है। हेट्रोमेराई की बात करें तो हेट्रोमेराई में भी यहाँ पे जो ओवरी होगा वो सुपीरियर होगा, लेकिन कभी कभी इंफीरियर देखने मिलता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ओवरी जो होगा वो सुपीरियर होगा। और जो स्टेमेन होगा, स्टेमेन एज मेनी यानी ट्विंस के फॉर्म में, कितने, ट्विंस के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन कह सकते हो कि स्टेमेन जो होंगे एक से अधिक होंगे। और यहाँ पे जो हमारा कोरोला होगा, कोरोला लोब्स देखने मिलेगा, और जो कार्पस होगा वो 2 के फॉर्म में देखने मिलेंगे, यानी कार्पस 2 होंगे। और यहाँ पे स्टेमेन अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। और कोरोला लोब, क्या, कोरोला लोब्स भी दिखाई देगा और ओवरी यहाँ पे सुपीरियर फॉर्म में होगा। इसके भी आपके 3 स्पेशली ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, सीरीज नंबर 3 आता है। सीरीज नंबर 3 में हम डील करते हैं तो बाइकार्पेलिएट की बात करता है। तो बाइकार्पेलिएट जो होती है वहाँ पे ओवरी जो होगा वो सुपीरियर फॉर्म में होगा और जो स्टेमेन होगा वो भी अधिक पाया जाता है। कोरोला लोब इन फ्लावर के अंदर, यानी फ्लावर के अंदर जो कोरोला लोब्स हैं वो भी देखने मिलेगा। और जो कार्पस होगा वो यूजुअली 2 होगा, सेम होंगे। यहाँ भी हमको 4, क्या, यहाँ पे 4 ऑर्डर हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट्स को, यानी यहाँ पे मोनोकोटिलिडन की। मोनोकोटिलिडन में देखते हैं यहाँ पे पेटल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पेटल्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। पहला हमारे पास जो सीरीज होगा उसमें एम्ब्रियो जो होगा वो कर्व के फॉर्म में होता है, क्या होगा, कर्व होगा, और कर्व राउंडेड होता है। और स्पेशली यहाँ पे एंडोस्पर्म्स होगा और ओवरी जो होगा वो यूजुअली 1 के फॉर्म में होता है। उसके बाद मल्टी ओवुलेट की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटिक्स होते हैं, सारे इक्वेटिक्स होंगे। ठीक, और इनमें हमको कहीं ना कहीं देखने मिलता है कि इक्वेटिक्स तो होंगे, क्या, ये इक्वेटिक्स तो होंगे, और इक्वेटीज, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटीज ओवरी देखने को मिलता है। क्या मिलता है, इक्वेटीज ओवरी देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसका एग्जांपल, ये इसका सीरीज है, वो आपके ऊपर वाले का सिर्फ पॉइंट्स बता रहा है। अब उसके बाद सीरीज, यदि हम इसके और सीरीज की बात करते हैं, देखो ये आपके 2 सीरीज दिखाई दिए, मोनोकोटिलिडन्स के 2 सीरीज आपको दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे आपको सीरीज कुछ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो मल्टी ओवुलेट की बात करें तो यहाँ पे जो मल्टी ओवुलेट का मतलब होता है ओवरी जो होगा वो कैसा होगा, न्यूमिरस पाया जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक, कैसा होता है, न्यूमिरस ओवरी जो होगा, यानी ओवरी नहीं, ओवरी तो एक ही पाया जाएगा, लेकिन जो ओब्यूल होगा वो कैसा होता है, न्यूमरस हो सकता है। ये सारे टोरिस्ट्रल प्लांट्स होते हैं, यानी स्थल पे रहने वाले प्लांट्स होते हैं। उसके बाद माइक्रो एम्ब्रियो की बात कर रहा है, यानी एम्ब्रियो जो होगा वो काफ़ी छोटा होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे कॉपीज, क्या बोलते हैं इसको, कॉपीज इंडोस्पर्म देखने मिलता है। ठीक, स्मॉल होगा लेकिन कॉपीज इंडोस्पर्म देखने के लिए मिलेगा। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना।
ठीक, कभी कभी पूछता रहता है कि कॉपीज एंडोस्पर्म किस फैमिली में देखने मिलता है, यानी किस ग्रुप में देखने मिलता है। तो आपको एक लाइन याद होना चाहिए कि ये स्पेशली मोनोकोटिलडॉन्स के ही पार्ट्स हैं। उसके बाद डायफिनिस की बात करें, डायफिनी की बात करें तो यहाँ पे ओवरी जो होगा यूजुअली वन कार्पल, ठीक, कार्पल फॉर्म में, और सिंगल ओब्यूल मिलेगा। कितना मिलेगा? सिंगल ओब्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक क्लाइमिडोस्पोरी की बात करते हैं, यहाँ पे जो ओवरी होगा यूजली यानी ज्यादातर कहाँ मिलेगा? सब इंफीरियर मिलेगा। ठीक, ये बात करते हैं यूनिलोकर। यूनिलोकर का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, यानी एक जगह लोकेटेड होगा। 1 से 3 यहाँ पे, यानी कह सकते हो ओब्यूल, यानी 1 से लेकर 3 ओब्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे यूनिसेक्जुअली की बात करें, यूनिसेक्जुअली मतलब जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्जुअल होगा। कैसा होगा? यूनिसेक्जुअल होगा। ये पॉइंट्स इसी के नाम से उसको रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे लास्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो फैमिली मिलता है वो हमारे पास अनसर्टेन रिलेशन वेयर प्लेस्ड इन द सीरीज, यानी कह सकते हो कि ये अपने सहयोगी के जैसे, जितने भी आपके ऊपर के सीरीज हैं उन फैमिली के सीरीज के जैसे सहयोगी होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की जब बात करते हैं तो स्पेशल जिम्नोस्पर्म में 7 हमने बताया कि मोनोकोटिलडॉन्स आते हैं। मोनोकोटिलडॉन्स इसके बाद आएगा जिम्नोस्पर्म को पढ़ना नहीं है, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। तो मोनोकोटिलडॉन्स के आप स्पेशली 7 सीरीज होते हैं। 7 सीरीज आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आप इसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा नाम है ये इसके पूरे कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन आर्गन के बेसिस पे ही डिजाइन किया गया है। अब तक इसके पहले यानी कह सकते हो डी कैंडले, बेंथम एंड हुकर, एंगुलर, जितने लोग थे सारे मार्फोलॉजी के साथ उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी अपने इंक्लूड किया था डिस्क्रिप्शन के पार्ट्स में। यानी किसी का डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे उसमें जो मेन पार्ट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट होने वाले पूरे बंडल्स को ही लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर ही लेंगे। ठीक, तो अब देखो ये पूरा पॉइंट खत्म होता है। शॉर्ट में मैंने कोशिश किया कि आपको बता दूं, तब भी शॉर्ट करते करते बहुत लंबा हो गया। मैंने कई पॉइंट्स बीच में छोड़े हैं, वो आप स्क्रीनशॉट करके आप तो नोट्स उसका बना ही लेंगे, और हमारे स्टूडेंट जो होंगे उनको पीडीएफ तो दिया ही जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में लेके आपको एंगुलर का अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो भी ब्रीफ आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, उसका भी नोट्स दे दूं ताकि आप पेपर पॉइंट से अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में लेके नए वीडियो को, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।